Hello everyone, welcome to Formulator. My name is Amit Kumar. I done masters from NIT Warangal in Construction Technology and Management Department. तो चलिए आज मैं नया टॉपिक आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, ये आपका क्लासेस रहेगा जो एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ये फ्लूइड मैकेनिक्स में, सबसे पहले देख लेते हैं जो आप एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से आपका वेटेज कितना है। तो देख लेते हैं थोड़ा। एसएससी जेई में अगर देखें फ्लूइड मैकेनिक्स का 2 एग्जामिनेशन होते हैं, एक प्री एक मेंस। तो मेंस प्री में आपका 10 से 15 मार्क्स आउट ऑफ आपका 100 मार्क्स, ये वेटेज आपका रहने जा रहा है। ठीक है, मतलब अच्छा खासा वेटेज रखता है। अगर आप ये टॉपिक लूज कर रहे हैं, आपका क्लियर नहीं है, कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, तो आपको यहाँ से 10 से 15 मार्क्स लूज करना पड़ जाएगा। दैट मीन्स आपका सिलेक्शन से आप बाहर ही है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करूँ अगर प्री आप क्वालिफाई होते हैं तो आप मेंस दीजिएगा। तो मेंस में भी इसी एक टॉपिक अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो ये आपका है 30 से 40 मार्क्स। ठीक है, ये तो मार्क्स वाइज वेटेज बताया। ऐसा क्यों बताया कि ये इंपॉर्टेंट समझिए आप टॉपिक का कि फ्लूइड मैकेनिक्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्टिंग करूंगा कंटेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में आपका ये एक वास्ट सिलेबस है, करने का मतलब अच्छा खासा टॉपिक इसमें कंटेन होता है और थोड़ा चीज़ें थोड़ी टफ होती है, तो समझ के उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए सिलेबस में पहला पार्ट, इसमें आपको इंट्रोडक्शन करना है भाई, फ्लूइड मैकेनिक्स आखिर है क्या, कैसे पढ़ते हैं, बहुत ही ब्रीफली हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस यहाँ पर एक फ्लूइड प्रॉपर्टी भी होती है, कुछ फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये आपका पहले टॉपिक के अंदर रहेगा। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये समय, जिसमें स्टार लगाया हूँ, करने का मतलब ये सारा तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो स्टार लगाया हुआ है वो कुछ और इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जामिनर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इस सब टॉपिक पे क्वेश्चन उठाने के लिए। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक आपका है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एनालिसिस। ये पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स पर, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, उसका एनालिसिस क्या होगा, वो सब हम अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, पहले आप सिलेबस एक बार देख लें। तीसरा आपका क्या है, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन है, बॉयंसी का कंसेप्ट, वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। खाली आप सिलेबस एक बार देख लें। फिर फोर्थ में आपका है फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, फिफ्थ में आपका फ्लूइड डायनेमिक्स है, सिक्स्थ में आपका लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो है, फिर सेवंथ में आपका पाइप फ्लो है। ठीक है, ये सब टॉपिक। 8 में आपका डायमेंशन एनालिसिस है, मॉडल एनालिसिस है, 9th में बाउंड्री लेयर थ्योरी है, और 10th में आपका ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्सेस है। तो मैं यहाँ पर एक बार सिलेबस रिव्यू करा दिया कि आपको पढ़ना क्या क्या, ये 10 टॉपिक आपको डील करना पड़ेगा, इसलिए तो कहा ये अच्छा खासा सिलेबस है। अगर मैं बात करूँ ओसीएफ ये सब का, ये सब 2 टॉपिक में ओसीएफ इसका आ जाएगा, 2 बुक का ओसीएफ एक फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाता है, इसलिए एक वास्ट सिलेबस है, उसको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो ये तो आपको हो गया सिलेबस का। अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पहला टॉपिक लूँगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे सारे चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स। अच्छे से ध्यान देखिएगा, शुरू से कंसंट्रेट रहेगा मेरे टॉपिक पे, सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अभी मैं बताया कि मैं पहला टॉपिक डिस्कस करूंगा फ्लूइड, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना है, ये टॉपिक पे आपको कंसंट्रेट हो जाना है, टॉपिक पे बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, और यहाँ से बेस आपको मजबूत करना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नाम को हम थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स तो आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप पहला ही सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। तो मैकेनिक्स है क्या, तो भाई कुछ नहीं, किसी भी बॉडी पे, है ना, किसी भी बॉडी पे आप एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्सेस का स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मैकेनिक्स। ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर हम फ्लूइड में कहें तो फ्लूइड मैकेनिक्स कहेंगे, कोई सॉलिड बॉडी है उसमें अगर करें तो सॉलिड मैकेनिक्स कहेंगे, वो सॉम वाला हो जाता है, यहाँ एफएम हो जाता है। तो चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पर ये आपका बॉडी है, यहाँ पे आपको क्या एक एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस, मान लीजिए एफ लगा दिए, एक्सटर्नल फोर्सेस एफ मैंने लगाया, और इसके कारण पता है मान लीजिए एफ है, अब बॉडी अगर ट्रेवल नहीं कर रहा है तो पूरा को एफ को क्या करेगा, रजिस्ट कर जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन आप पढ़े होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर जो फोर्स जनरेट हुआ ये क्या कहलाएगा, इंटरनल फोर्सेस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इंटरनल फोर्सेस। तो मैकेनिक्स कुछ नहीं है, करने का मतलब आप किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स का स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, मैकेनिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड को समझने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पे जाना पड़ेगा, इससे भी बेसिक करने का मतलब मैटर के जाना पड़ेगा। मैटर में क्लासीफाई है, वहां पर आपको मैं फ्लूइड बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्या समझाने जा रहा हूँ आपको, मैटर से फिर सारे चीज़ों को समझाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, स्पेस मिल जाए मेरे को। चलिए, तो अब बात करता हूँ मैटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैटर क्या है भाई, कुछ भी चीज़, है ना, कोई भी चीज़ जो तो आपका
ध्यान सुनिएगा, कुछ भी चीज़ जो आपका मास और वॉल्यूम आपका एक्युपाइड करता है उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। समझ में आ गया? कुछ भी चीज़ मतलब जो जिसके पास मास हो और प्लस कुछ स्पेस या वॉल्यूम आपका क्या करे, एक्युपाई करे, उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, चाहे सॉलिड में भी हो सकता है। जैसे मैं ये मार्कर की बात कर रहा हूँ तो भाई ये इसके पास कुछ मास है ना, इसके पास क्या कुछ मास है और कहीं पे ये कुछ ना कुछ है ना, इसमें एक कुछ अच्छा खासा वॉल्यूम अपना एक्युपाई कर रखा है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, मैटर है। ठीक है, तो मैटर समझ गए आप? तो मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाया गया है इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पे। दीजिएगा तो 3 पार्ट क्या है भाई, एक आपका कहलाता है सॉलिड, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सॉलिड, एक आपका कहलाता है लिक्विड और एक कहलाता है गैसेस। ठीक है, एक कहलाता है गैसेस। भाई तीनों में अंतर क्या है भाई, सॉलिड लिक्विड गैसेस, कुछ नहीं, उसके अंदर का इंटरमोलिकुलर स्पेसेस के कारण तीनों के बीच का डिफरेंस दिया गया। कहने का मतलब उसके अंदर का जो पार्टिकल है उसके बीच का जो डिफरेंस तीनों में मिलता है उस हिसाब से तीनों को क्लासिफाई किया गया है। समझ गए? तो देखिए समझाता हूं मैं। कहने का मतलब इसमें क्या अंतर है भाई, सॉलिड वाले में सॉलिड को अलग क्यों रखा गया, तो कुछ नहीं, इसमें जो मैटर जो होते हैं आपके पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, उन जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस, नाम ही में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मतलब मॉलिक्यूलर के बीच का डिस्टेंस क्या है, इंटर मतलब अंदर में, तो कहने का मतलब ये हो गया। तो ये अगर डिस्टेंस आपका ज़्यादा रहेगा कम रहेगा सॉलिड में, आप बताइए, आप बताइए भाई। तो ये आपका डिस्टेंस क्या रहने जा रहा है, कम रहने जा रहा है ना, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आपका कम होगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आपका कम होने से पार्टिकल इसमें क्या ज़्यादा कंटेन करेगा कम कंटेन करेगा, तो भाई ज़्यादा कंटेन करेगा। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का बात करूं मैं तो ये इसमें क्या रहने जा रहा है, कम रहने जा रहा है। तो ये आपका सॉलिड में होता है। तो भाई ये लिक्विड में क्या खासियत है, तो कुछ नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है सॉलिड के कंपेयर में, अगर वो डिस्टेंस थोड़ा हो जाता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस, तो वो आपका किस में क्लासीफाई होता है, वो आपका लिक्विड में होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और गैसेज में इससे भी ज़्यादा, गैसेज में क्या हो गया, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, कहने का मतलब बस देखिए है ना, इसमें आपका क्या है, डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, मतलब पूरा डेंसिटी मतलब भरा हुआ है बहुत ज़्यादा है ना, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इसमें अटैच है। ये आपका क्या कहलाएगा, सॉलिड में आएगा। ठीक है, लिक्विड में आपका क्या है, इसके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आपका क्या होने जा रहा है, ज़्यादा होने जा रहा है, और गैसेज में इससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका 3 टाइप से क्लासीफाई हुआ है, सॉलिड लिक्विड गैसेज। ठीक है, इसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा आपका, कम होगा, इसलिए आपका पार्टिकल ज़्यादा कंटेन करेगा। समझ में आ गया होगा? तो मेरे हिसाब से मैटर मैंने समझा दिया, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। मैटर क्या हो गया भाई, कुछ भी चीज़ जो आपका कुछ मास और कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करे उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। और अगर उसके अंदर के पार्टिकल के हिसाब से 3 भाग में मैटर को डिवाइड किया गया, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैसेज। सॉलिड क्या है भाई, बड़ा आसान, मतलब दो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो अगर बहुत ज़्यादा कम है तो वो क्या कहलाएगा, सॉलिड में आएगा। लिक्विड में उससे भी ज़्यादा, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा, गैस में उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया, सॉलिड लिक्विड और गैसेज। तो ध्यान दीजिएगा इसको और इसको है ना, लिक्विड प्लस गैसेज, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही टॉपिक जो मैं शुरू किया था इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, लिक्विड प्लस गैसेज है ना, लिक्विड प्लस गैसेज आपका ये क्या कहलाएगा, फ्लूइड कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, लिक्विड प्लस गैसेज को हम फ्लूइड कहें। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर हम क्या कहें, फ्लूइड कहें। और ये आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया। मतलब आपको अब सिर्फ 2 चीज़ पढ़ना है, एक आपको सॉलिड, आपको फ्लूइड। ठीक है, तो भाई ये लिक्विड प्लस गैसेज क्या था जिसको हम फ्लूइड कह दिए है ना। फ्लूइड मतलब ये मत समझिएगा, सब जनरल टर्म में लगता है फ्लूइड के मतलब कि कोको कोला, पानी वानी लिक्विड का चीज़ है, लेकिन वो नहीं, गैसेज भी आपके किस में आते हैं, फ्लूइड में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो लिक्विड प्लस गैसेज आपका दोनों किस में आता है, फ्लूइड आता है। तो मैंने शुरू में बताया था फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स हमने समझ लिया, फ्लूइड समझ लिया। फ्लूइड किसको मैंने बताया, लिक्विड प्लस गैसेज को मैंने क्या बताया, फ्लूइड बताया। अच्छा बताइए, सॉलिड और इसको क्यों सेम किए, फ्लूइड को एक जगह क्यों रखे, ये मैं बताऊंगा। क्योंकि सॉलिड और फ्लूइड में मतलब लिक्विड प्लस गैसेज का प्रॉपर्टी सेम होता है, बाकी जो प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ वो मैच करता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको एक कैटेगरी में किया गया, वो फ्लूइड कहा गया। कहने का मतलब अब आपको सिर्फ 2 चीज़ स्टडी करना है, एक आपको सॉलिड के बारे में स्टडी करना है और दूसरा आपको किसके बारे में स्टडी करना है, बताइए, फ्लूइड के बारे में। अब अलग अलग स्टडी नहीं करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैसेज बच्चा वाला चीज़ नहीं, अब क्या 2 चीज़ हम स्टडी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक आपका क्या रहने जा रहा है, यानी आपको 2 ही चीज़ अब पढ़ना है, एक आपको फ्लूइड पढ़ना है और प्लस एक आपको क्या पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा पहले बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं।
उसके बाद मैं करूँगा फ्लूइड सॉलिड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फ्लूइड में होता है कि, ध्यान दीजिएगा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। मान लीजिए एक बॉडी है, उस पर आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। शेयर स्ट्रेस क्या होता है भाई, आप 100 में थोड़ा बहुत तो कुछ पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, एक आपका नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो कहने का मतलब शेयर स्ट्रेस कहने का मतलब अगर आप जो प्लेन पे स्टडी कर रहे हैं उसके अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टडी करेगा तो वो आपका नॉर्मल कहलाएगा। अगर उसी डायरेक्शन में स्टडी करेंगे उसके पैरेलल डायरेक्शन में तो वो आपका क्या कहलाएगा, शेयर स्ट्रेस कहलाएगा। कहने का मतलब ये मेरा बॉडी है, मान लीजिए क्यूब लेते हैं। ठीक है, समझिएगा, एक आप क्या लेते हैं, क्यूब लेते हैं। मैंने एक क्यूब लिया, ये आपका, इसमें अगर मैं फोर्स का बात करूं किस फेस में, ये आगे वाला फेस। ठीक है, आगे वाला फेस में अगर मैं परपेंडिकुलर करने का मतलब ऐसे, ये आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, वही अगर इस प्लेन में मैं इसके पैरेलल में अगर बात करूं, ये क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, शेयर स्ट्रेस कहलाएगा। समझ में आ गया, बड़ा आसान। तो बताइए इधर क्या होगा, इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें शेयर स्ट्रेस मतलब ये प्लेन का मैं बात कर रहा हूं ऊपर वाले के लिए। ठीक है, ये वाला प्लेन, तो ये वाला प्लेन के लिए ये क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, और ये वाला क्या होगा, शेयर स्ट्रेस, है ना। अगर मैं इस प्लेन का बात करता तो बताइए यहाँ पे आपका कोई भी जो फोर्स होता है, कंप्रेशन टेंशन जो भी हो, तो ये आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा। और इस प्लेन का बात करूँ तो ये क्या कहलाएगा, आपका शेयर कहलाएगा। ठीक है, तो मैं भी किसका बात कर रहा हूँ, शेयर स्ट्रेस का। सर शेयर क्यों लगाएं, नॉर्मल क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि शेयर से पता चलता है प्रॉपर्टी, दोनों के बीच का डिफरेंस हमको शेयर से बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो अगर मैं बता रहा हूं मैं फ्लूइड में क्या है और सॉलिड में क्या डिफरेंस है, ये शेयर स्ट्रेस अप्लाई किए बॉडी पे तो हमको एक डिफरेंस देखने को मिला। क्या डिफरेंस बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब जब मैं शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया किसी भी बॉडी पे तो मेरे को पता चला कि भाई जो डिफॉर्म ये हो रहा है, कारण मैं शेयर स्ट्रेस करेंगे तो कुछ लिक्विड यहाँ पे, मान लीजिए शुरू में जब फोर्स लगाया तो लिक्विड कुछ लगेगा या ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो देखने को मिला कि ये आपका लगातार आपका डिफॉर्म होते रहता है। कहने मतलब अगर t=1 पे यहाँ पर चेक किए और तो t=2 पे मान लीजिए 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड पे या 2 सेकंड पे स्टडी किए तो 1 सेकंड में देखे कि भाई फ्लूइड यहाँ था, 2 सेकंड में यहाँ पे, 3 सेकंड में यहाँ पे, मतलब लगातार ये डिफॉर्म होते रहता है। ठीक है, एक बार अगर आप फ्लूइड में अगर कोई शेयर स्ट्रेस लगा दिए तो ये लगातार डिफॉर्मेशन होते रहता है। ठीक है, एक बार जो डिफॉर्मेशन हो गया वो फिर लौटता भी नहीं है। तो ये फ्लूइड मिला, दोनों में लिक्विड प्लस में ये प्रॉपर्टी देखने को मिला। लेकिन सॉलिड में क्या हुआ भाई, सॉलिड में वही चीज़ अगर हम देखें, कहने का मतलब वही अगर शेयर स्ट्रेस हमने लगाया, क्या किया, शेयर स्ट्रेस मैंने अप्लाई किया, शेयर स्ट्रेस सॉलिड में भी अप्लाई किया, तो भाई देखने को मिला मेरे को, क्या मिला कि भाई ये आपका ये डिफॉर्मेशन इसमें भी हो रहा है ना। सॉलिड कुछ लगाया फोर्स भाई, तो यहाँ डिफॉर्मेशन तो इसमें भी होगा। ठीक है, लेकिन ये डिफॉर्मेशन आपका डिपेंड करता है, करने का मतलब ये लौट भी जाता है, कभी कभी नहीं भी लौटता है। ठीक है, लेकिन इसमें तार होते रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी लौट भी जाता है, कभी नहीं लौटता है। ये कब देख लेते हैं, कब ये लौटेगा, कब ये नहीं लौटेगा। तो आपने पढ़ा होगा इलास्टिक लिमिट करके कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, इलास्टिक लिमिट, है ना, इसको कहते हैं बियॉन्ड कर देते हैं इलास्टिक लिमिट, और इसको क्या कर देते हैं, आफ्टर इलास्टिक लिमिट। कहने का मतलब हाँ, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये डिफॉर्म तभी होगा, है ना, ज़्यादातर क्या होता है, वापस आ जाता है कब, जब आपका इलास्टिक लिमिट से पहले अगर रहा तो आपका क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्मेशन आपका रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, परमानेंट नेचर में नहीं होगा। बताइए आफ्टर में क्या होगा, परमानेंट, समझ में आया, परमानेंट इन नेचर, और बिफोर में आपका क्या होगा, परमानेंट नहीं होगा। ठीक है, वो लौट जाएगा। ये सॉलिड में खासियत है। सर दोनों में अंतर क्या हुआ, सर कुछ समझ में नहीं आया, आप दोनों एक ही चीज़ बताए। कहने का मतलब मैंने ये बताया फ्लूइड में आपका डिफॉर्मेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। मैं लिख भी देता हूँ एक बार तो समझ में आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा डिफॉर्मेशन होता है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। वही मैं सॉलिड की बात करूँ, इसमें डिफॉर्मेशन बताइए क्या होगा, डिफॉर्मेशन परमानेंट जब ही होगा, डिफॉर्मेशन परमानेंट ओनली व्हेन, कब, ओनली व्हेन, हाँ ना, स्ट्रेस एक्सीड क्या, कौन किससे, इलास्टिक लिमिट, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। सर ये अब क्या बताएं, हमको कुछ समझ में नहीं आया।
इलास्टिक लिमिट, आप ये सब क्या क्या ला दिए हैं। तो भाई थोड़ा सा बेसिक देख लें, करने का मतलब सॉलिड है ना, ये 100 पार्ट आ जाता है, तो जिनको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। करने का मतलब एक सिंपल सा ग्राफ पढ़ते हैं, माइल्ड स्टील का सब लोग को पता होगा, ठीक है। माइल्ड स्टील का आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बड़ा अच्छे से पता होगा। तो बताया गया होगा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, उसके बाद अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ये सब आपको बताया गया। तो सिर्फ यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश, पूरा सॉम नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इलास्टिक लिमिट बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि इलास्टिक लिमिट से, है ना, इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है कि अगर कोई भी डिफॉर्मेशन होता है तो वो आपका वापस आ जाता है, मतलब खींचे, कोई भी चीज़ को खींचे, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया भाई, लेकिन अगर आपका स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक लिमिट से कम रहा तो ये आपका वापस आ जाएगा। अगर ये फोर्स हटा देता हूँ तो फिर ये आपका क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आया। तो इसमें भी डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन ये वापस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। किस पे डिपेंड करेगा, इलास्टिक लिमिट पे। अगर बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट रहा तो क्या होगा, पर डिफॉर्मेशन परमानेंट इन नेचर होगा। हाँ नहीं, डिफॉर्मेशन सॉरी, बिफोर इलास्टिक लिमिट रहा तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन परमानेंट ओनली। हाँ ये तो लिखा, बिफोर अगर रहा इलास्टिक लिमिट तो क्या होगा, आपका डिफॉर्मेशन परमानेंट नहीं होगा। लेकिन आफ्टर अगर इलास्टिक लिमिट का बात करूँ तो डिफॉर्मेशन आपका परमानेंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोनों के बीच का अंतर। एक फ्लूइड आपका सॉलिड, बड़ा अच्छे से समझाया हूँ मैं। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या करते रहता है, फॉर्म करते रहता है, ठीक है। इसमें क्या करता है बताइए, रिटर्न भी कर सकता है, नहीं डिपेंड कर सकता है, ये आपका डिपेंड करता है इलास्टिक लिमिट पे। अब मैं दूसरा चीज़ बता रहा हूँ, कहने का मतलब दूसरा चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। क्यों, लगातार डिफॉर्मेशन मैंने कहा चेंज हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये डिफॉर्मेशन जो होता है, थोड़ा भी फोर्स लगा दे, थोड़ा सा भी, तो वो डिफॉर्मेशन होने लगता है और कभी लौट के वापस नहीं आता है, ठीक है। ये आपका 1 लगाएं या 1000 लगाएं, बात आपका क्या रहने जा रहा है, बराबर रहने जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। वही अगर इसमें बात करूं, इसमें क्या होगा बताइए भाई, डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, रेट नहीं। समझ में आया, नहीं समझ में आया सर, आप क्या क्या बोले हुए, कुछ नहीं समझ में आया। डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए भाई, डिफॉर्मेशन जो होता है ना, वो लगातार चेंज करते रहता है। अभी यहाँ ट्रेवल किया, फिर थोड़ा सा आगे ट्रेवल कर जाएगा, तो मतलब लगातार चेंज होता रहता है। इसलिए हम रेट से दिखा रहे हैं। रेट करने का मतलब अभी जस्ट कितना, मतलब ये हरदम हर टाइम पे चेंज होते रहता है डिफॉर्मेशन, इसी को मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या कहलाएगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, इसमें सिर्फ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है आपको सॉलिड और फ्लूइड में, मतलब बेसिक डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मैंने क्या क्या डिस्कस किया बताइए। फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी कुछ मत डिस्कस किया, मैं बताया कि मैटर क्या होता है। मैटर के हिसाब से 3 क्लासिफिकेशन हुआ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड गैसेस को आपको फ्लूइड में कहा गया और सॉलिड को अलग किया गया। और सॉलिड और फ्लूइड में क्या अंतर था भाई, कि हम सॉलिड और फ्लूइड को अंतर किए तो फ्लूइड में हमने देखा कि इसमें डिफॉर्मेशन जो होता है, थोड़ा सा भी अगर आप लगा दिए, चाहे कितना भी स्मॉल लगा दिए, है ना, एनी स्मॉल, है ना, एनी स्मॉल फोर्स, कोई भी फोर्स लगा देंगे, चाहे कितना स्मॉल भी रहे, तब भी आपका क्या होगा, डिफॉर्मेशन मिलेगा। ये क्या होगा, परमानेंट या लौट जाएगा भाई, परमानेंट ये फिर लौटने वाला नहीं है। फ्लूइड में अगर शेयर स्ट्रेस लगा दिए तो ये डिफॉर्म करते चल जाएगा, फिर ये लौटने वाला आपका नहीं है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। वही सॉलिड में बात करूँ तो भाई ये वापस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इलास्टिक लिमिट से पहले रहा तो वापस आ जाएगा, इलास्टिक लिमिट के बाद रहा तो नहीं आएगा, जैसा वैसा रह जाएगा। तो इसमें रेट उठ नहीं चेंज कर, एक बार हो गया सो हो गया, उसके बाद आपको कुछ नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें क्या लिखा हूँ, डिफॉर्मेशन, रेट नहीं, डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से सॉलिड और फ्लूइड में आपको इतना सफिशिएंट है आपको समझने के लिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में, वहां से आपका मेन फ्लूइड आपका शुरू होता है। अभी जहां से मैं डिस्कस करूंगा वहां से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एसएससी में तो ये टॉपिक कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो लोग बेसिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टी, अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से कंसंट्रेट हो जाइएगा। तो सबसे पहले आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपका क्या है, डेंसिटी, ठीक है। बेसिक बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। डेंसिटी क्या है भाई, इट इज डिफाइंड एट मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर नहीं भी पता रहता है तो हम रट जाते हैं, क्योंकि 8 से या 6 से शुरू हो जाता है। तो डेंसिटी, तो यहाँ हम अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डेंसिटी इक्वल टू, डेंसिटी क्या होता है भाई, जो कह रहा है उसको पहले लिख देते हैं, मास, है ना, मास को m लिख देते हैं
और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या कर देते हैं बी कर देते हैं। ये आपका क्या कर रहा है डेंसिटी। ये आप हम क्या किए, आप कुछ नहीं किए हैं, ये तो आप क्या किए हैं जो डिफिनेशन है उसको लिख दिए हैं। तो देखिए इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हम एक चीज़ बता देता हूँ कि आपका इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पर आपके SI यूनिट और CGS यूनिट। ठीक है, तीन चीज़, SI यूनिट, CGS यूनिट और आपका क्या ये है ना डायमेंशन इसका। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना देता है SSC। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में इधर से उधर आपको यूनिट और डायमेंशन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बताइए यूनिट क्लियर होना चाहिए। जिसको भी यूनिट में दिक्कत होता है एक बार ध्यान दे, कहीं भी तकलीफ नहीं होगी। SI यूनिट की बात करूं तो बताइए मास SI यूनिट में क्या लेते हैं केजी को, मास में किसको लेते हैं केजी को, है ना। अब बताइए ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कितना होगा मीटर क्यू, तो केजी मीटर क्यू, ये आपका SI यूनिट रहने जा रहा है। वही अगर मैं CGS का बात करूं तो मास किस में लेते हैं, मैं ग्राम में लेता हूं, और क्या ये किस में होता है सेंटीमीटर में होता है, तो केजी ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू, ये आपका यूनिट रहने जा रहा है। और तीसरा क्या आपका है डायमेंशन का बात करूं तो मास को m से सर, और इसका ये इसको सर मीटर क्यू करने का मतलब एल के पावर क्यू। अगर मैं इसमें बात करूं तो m ऊपर ले जाऊं L-3, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपका SSC में एक बार आया हुआ है, बताइए ऑब्जेक्टिव में। तो ये ध्यान देना है, यूनिट पे आपको ज़्यादा फोकस होना है। ठीक है, तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम आपको सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से SI यूनिट, CGS यूनिट और क्या डायमेंशन। तो SI यूनिट क्या केजी पर मीटर क्यू, CGS यूनिट ग्राम और डायमेंशन क्या ML-3। यहाँ पर भी अगर दिक्कत होते हैं SI और CGS यूनिट कहने का मतलब देखिए ये ग्राम है सेंटीमीटर क्यू है। अगर इसको मैं चेंज करता हूँ केजी पर मीटर क्यू तो बताइए तो कितना लिख सकते हैं 10⁻³ लिख सकता हूँ, बताइए 10 केजी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। और सेंटीमीटर की बात करूँ तो 10⁻² का सर होल क्यू। अगर किस में बदलूँ तो मीटर में बदलूँ तो कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1 मीटर इक्वल टू 100, तो आप चेंज कर सकते हैं 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई इशू वाला बात नहीं है। तो सर इसको मैं अगर बात करूँ आप बताना क्या -3 और 10⁻⁻6 ऊपर 10⁻+3। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक आया कि अगर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ निकला है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है, अगर इसको केजी पर सेंटीमीटर क्यू में करना चाह रहे हैं तो आपको 10⁻³ से आपको क्या करना पड़ेगा सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में यूनिट चेंज करके रहता है, तो यूनिट चेंज करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यू क्या लिख सकते हैं 10⁻³ केजी मीटर क्यू। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्या बताना चाह रहे थे सर, बोले कि आप तो बचपन से पढ़ते क्या बड़ा हो गए तो अब क्या अंतर दिखाना चाहिए इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब मैं यूनिट मिटा दूँ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं यूनिट इरेज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ डेंसिटी मतलब हुआ क्या। कहने का मतलब ये देखिए, आप एक मीटर क्यू का एक वॉल्यूम लीजिए, 1 मीटर क्यू का एक वॉल्यूम लीजिए, और दूसरा आप इसमें भी 1 मीटर क्यू लीजिए। ठीक है, तो 1 मीटर क्यू लीजिए, तो क्या डिफरेंस पता चलता है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये डिफरेंस पता चलता है कि अगर जिसका डेंसिटी ज़्यादा है ना, तो उसका मास 1 मीटर क्यू इसमें भी लिए मैं, 1 मीटर क्यू मैं इसमें भी लिया। ठीक है, 1 मीटर क्यू का बॉक्स लिया, 1 मीटर क्यू का बॉक्स लिया, तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा ज़्यादा मास एक्यूपाई करेगा, है ना। इसमें तुम आपका मास क्या हो जाएगा ज़्यादा आ जाएगा। वही अगर जिसका डेंसिटी कम है तो उसमें मास क्या आएगा कम आएगा। तो ये समझ में आया क्या डेंसिटी का मतलब। हाँ भाई, कि 1 मीटर क्यू में कौन कितना अट सकता है उसी को क्या बोला गया है डेंसिटी। समझ में आया, अगर जिसका ज़्यादा डेंसिटी है मतलब उतना ही जगह में ज़्यादा चीज़ ज़्यादा मात्रा में वो भर जाएगा। उसका वजन तौलोगे, 1 मीटर क्यू का बॉक्स लिए वजन तौले, तो अगर जिसका डेंसिटी ज़्यादा है उसका ज़्यादा वजन आएगा, जिसका डेंसिटी कम है उसका कम आएगा। वही बात कि 1 मीटर क्यू एक में रुई भरते हैं, एक में पानी भरते हैं, तो भाई पानी ज़्यादा अटेगा और रुई क्या आएगा कम अटेगा, मतलब मास उसका कम आएगा, इसमें क्या आएगा ज़्यादा आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये हुआ डेंसिटी। इसलिए डेंसिटी कुछ का देख लेते हैं, जैसे वाटर का H2O का, भाई ये सब जगह यूज होगा 1000 kg पर मीटर क्यू। इसका मतलब समझे कि भाई 1 मीटर क्यू में 1 मीटर क्यू मतलब 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा एक बॉक्स मान लीजिए आप। ठीक है, उसमें अगर वाटर डालिएगा तो 1000 kg आपका वाटर इसमें आ जाएगा। ठीक है, वही अगर मैं बात करूँ मरकरी का Hg का, इसका क्या समझ में आ रहा है भाई, तो इसका डेंसिटी होता है 13500 या 600 500 है ना,
13,500 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 1 मीटर क्यूब है ना 13,500 kg, मतलब कितना ज़्यादा है बताइए। ये 1,000 kg, 13,500 kg, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब ये 1,000 kg हटता है, ये 13,500 kg हट जाएगा उतना ही स्पेस में। इससे डेंसिटी फील समझ में आया होगा आप। अब समझ में आया डेंसिटी का फील? हाँ भाई, जिसका डेंसिटी ज़्यादा है ना, जिसका डेंसिटी ज़्यादा है उसका मास बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये मैं बेसिक टर्म डेंसिटी समझाया। डेंसिटी के बाद अगला क्या बनता है आपका? अगला प्रॉपर्टी बनता है वेट डेंसिटी। मैं वेट डेंसिटी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओ, मैं इरेज क्यों कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो आपका क्या वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी है ना, वेट डेंसिटी बोला जाता है। ये आपका बोला जाता है स्पेसिफिक वेट, ये आपका क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक वेट, ठीक है। दोनों टर्म ध्यान दीजिएगा, वेट डेंसिटी स्पेसिफिक वेट। तो भाई इसमें क्या, उसमें भी लिख दीजिएगा, इट इज़ डिफाइंड एज, है ना, लिख लीजिएगा, इट इज़ डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वैल्यू, वेट पर यूनिट वैल्यू, ठीक है, वेट पर यूनिट वैल्यू। अगर मैं वेट डेंसिटी की बात करूं, ये स्मॉल डब्ल्यू से अगर डोनेट करते हैं इसको, तो स्मॉल डब्ल्यू से अगर डोनेट करूं तो सबसे पहले वेट डेंसिटी लिखिए क्या, कुछ नहीं सर, आप लिखिए वेट पर यूनिट वैल्यू, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? वेट डेंसिटी होगा, है, समझ में आया होगा, ठीक है, वेट पर यूनिट वैल्यू। तो सबसे पहले मैं इसको समझाऊंगा, इससे पहले आपका 3 चीज़ जो आपका एग्जामिनेशन में काम का है, ज़्यादा काम का है, ऐसे तो सब काम का है, लेकिन जो ज़्यादा काम का है उसको हम अच्छे से देखते हैं। कहने का मतलब फिर वही एसआई यूनिट, कौन सा यूनिट बताइए? सीजीएस यूनिट। तीसरा आपका कौन सा यूनिट बताइए? बताइए भाई, डायमेंशन। तीसरा आपका डायमेंशन, ठीक है। तीनों 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 का तीनों इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए। एसआई यूनिट बताइए क्या हो जाएगा? वेट किसमें नापते हैं? एसआई में न्यूटन भाई, न्यूटन साहब। तो न्यूटन, इधर आपका क्या न्यूटन, तो मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीजीएस की बात करूँ तो भाई किस में होता है वेट? इसमें डायन बोला जाता है ना, तो डायन बटा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और डायमेंशन की बात करूँ तो बताइए, डायमेंशन, डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन, वेट का डायमेंशन। सर वेट का नहीं पता, अरे भाई फोर्स न्यूटन का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो सर एम में लिख दिए सर, एक्सेलरेशन LT-2। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका क्या MLT-2, तो ये आपका क्या हो गया सर? आपका क्या हो गया? वेट हो गया। अब वॉल्यूम का बात करूँ तो सर ये आपका LQ रहने जा रहा है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होने जा रहा है भाई? तो M हो जाएगा सर, ऊपर जाएगा तो L के पावर कितना? -2 हो जाएगा सर, और T के पावर -2। ये आपका ये आया एग्जामिनेशन, देखिए ये आया हुआ है। तो भाई यूनिट नहीं छोड़ना है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन आपको याद रखना है। अब ये हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और करूँ तो ये वेट डेंसिटी, वेट है मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई वैल्यू, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई वैल्यू। अगर मैं जी के टर्म में बात करूँ तो मास इंटू जी लिख सकते हैं क्या? mg, हाँ। दूसरा तो मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो m इंटू जी। कितना हो जाएगा? ये मास पर यूनिट वॉल्यूम का पहले बता चुके, क्या है मास पर यूनिट वॉल्यूम? अरे भाई अभी बताया, डेंसिटी इंटू जी। तो ध्यान दीजिएगा, वेट डेंसिटी निकालना रहा तो कुछ मत कीजिएगा, जी से आप क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा यूज होगा, इससे ज़्यादा आपको ये यूज होने वाला है क्वेश्चन में। वेट डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? रो इंटू जी, ठीक है। ये समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? क्या कोई दिक्कत वाली बात? एक बताइए, ये किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी तो एब्सोल्यूट टर्म था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जी से मल्टीप्लाई हो रहा है। कहने का मतलब जी तो सर ये लोकेशन पर डिपेंड करता है। लोकेशन ध्यान आ रहा है? लोकेशन कहने का मतलब भाई मून पे अलग जी होता है, 1/6 होता है, जीके में भी आता है, और क्या अर्थ का अलग होता है, सबका अलग होता है। तो जी तो आपका क्या किस पे डिपेंड करेगा? लोकेशन पे। इसलिए ये आपका एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, अर्थ पे कुछ अलग वेट डेंसिटी होगा और क्या मून पे अलग होगा, इसलिए आपका डेंसिटी आपका एब्सोल्यूट टर्म है, वो कहीं भी मेजर कीजिएगा तो सेम आएगा, अर्थ पे मून पे जहाँ भी मेजर कीजिएगा, लेकिन आपका वेट डेंसिटी आपका जी पे डिपेंड करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपका एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। तो ये आपका वेट डेंसिटी से रिलेटेड इतना क्वेश्चन आपके बनते हैं और इतना चीज़ आपका सफिशिएंट है समझने के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 प्रॉपर्टी समझ में आया, एक मैंने डेंसिटी बताया, एक मैंने क्या बताया? वेट डेंसिटी बताया या स्पेसिफिक बताया। तीसरा प्रॉपर्टी आपको क्या रहने जा रहा है वो मैं बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी। तो चलिए
अगला टॉपिक आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन में आपको कंफर्म दिखेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन किया गया है को ई कंपेरिजन है दो चीज का, ठीक है, तो पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका है डेंसिटी ऑफ एनी किसी भी का, ऑयल गैस कुछ भी चीज का, है ना, तो किससे करते हैं? डेंसिटी सब्सटेंस, ठीक है, दोनों के बीच के रेशियो को क्या बोलते हैं? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब फील समझ में आएगा, कहने का मतलब कि भाई किसी भी चीज को हम स्टैंडर्ड के तरीका से देख रहे हैं, स्टैंडर्ड से क्लासिफाई करते हैं। जैसे इसके मैं लिक्विड का बात करूं तो ज्यादातर क्या चीज है? पानी है, पानी से हम कंपेयर कर सकते हैं, हाँ पानी से कोई कितना कम है, कोई पानी से कितना भारी है, ये सब चीज हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से पता करते हैं। वही अगर मैं गैस का बात करूं तो उसमें एयर ये सबसे देखा जाता है, एयर सबसे ज्यादा यूज होता है, उसको स्टैंडर्ड माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये मैं और इलोबरेट करूंगा, तो पहले स्टैंडर्ड देख लेते हैं भाई। ये डिपेंड होता है, ठीक है, ये आपका एक आपका लिक्विड पे डिपेंड कर जाता है, एक आपका किस पे डिपेंड कर जाता है? गैसेस पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, अगर मैं इसका लिक्विड का बात करूं तो बताइए भाई, बताइए लिक्विड का बात करूं तो क्या होगा? लिया जाता है H2O सबसे ज्यादा। भाई लिक्विड में सबसे ज्यादा क्या? पानी है, सभी जगह डैम रिजर्वायर सभी जगह क्या? पानी है। तो सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? H2O। H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये आपका स्टैंडर्ड माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कितना डिग्री सेल्सियस, ये भी क्वेश्चन SSC में आया हुआ है। ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सर 4 डिग्री क्यों लिया और कुछ क्यों नहीं लिया? बताता हूँ, पहले मैं इसका बात कर देता हूँ। गैसेज में ज्यादातर क्या लेते हैं? एयर लेते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड लिया जाता है। एयर क्यों? ज्यादातर यही होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, इससे कंपेयर करना भी आसान होता है, इसलिए मैं ये लिया हूँ। लिक्विड में किसको लिया हूँ? H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस। गैसेज में क्या लिया हूँ? एयर लिया हूँ, ठीक है। तो सर H2O सेल्सियस क्यों लिए? 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए कि इस टेम्परेचर पर देखने को मिलता है कि डेंसिटी क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है ना। डेंसिटी क्या मिलता है वाटर का? मैक्सिमम डेंसिटी मिलता है, इसलिए मैं ये 4 डिग्री सेल्सियस मैंने लिया है। और गैसेस का बात करूं तो वो एयर लिया जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया, ध्यान रखना है। तो सर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा सर, ये डिफिनेशन तो लिख दिए हैं लेकिन फील नहीं पता चल रहा है, तो फील करवाता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी एस से नोट कीजिए, ठीक है। ये आपका तो देखिए क्या कहने का मतलब, सर स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लीजिए किसी का 0.8 है, इस वाटर का बात, लिक्विड का बात करो, किसी का आपका 1.2 है और किसी का आपका 5 है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं इसका, भाई ये जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, अगर उसका मान लीजिए ये कुछ वाइल 1 है, ठीक है, ये आपका वाइल 2 है, ये आपका वाइल 3 है, ठीक है। तो ये इस वाइल 1 का डेंसिटी आपका कितना रहने जा रहा है? 0.8 गुने 1000, कहने का मतलब 800 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका कितना रह जाएगा भाई? 2 का, बताइए 2 का कितना रह जाएगा? 1.2 गुने 1000, 1200 kg पर मीटर क्यूब। और सर ये O3 का किसका हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर 5000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब ये हुआ मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये हुआ कि ये पानी देखिए 1000 था और ये 800 है, इसलिए हल्का है भाई। यही तो कंपैरिजन है। स्टैंडर्ड फ्लूइड से आपका क्या क्या है? स्टैंडर्ड फ्लूइड से ये क्या है? हल्का है। ये 1200 स्टैंडर्ड फ्लूइड से आपका ज्यादा है, ये उससे भी ज्यादा है। तो ये डिफरेंस आपको पता चला, ठीक है। ये आप स्पेसिफिक ग्रेविटी का अब मतलब समझ में आया होगा। कहने का मतलब सर स्पेसिफिक ग्रेविटी ये 0.8 है और 1.2 है और क्या 5 है, इससे मैं क्या समझूं? इससे आपको ये समझना है मेरे भाई। तो देखिए भाई, देखिए क्या समझना है? समझना ये है कि जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है तो वो क्या होगा? नीचे होगा। वजन है ना भाई, वो नीचे बैठा रहेगा, उसके ऊपर। मतलब अगर तीनों का कंपेयर करूं तो S = 5 वाला ये यहाँ पर आएगा सर, S = 1.2 वाला यहाँ आएगा, S = आपका 0.8 वाला आपका यहाँ आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वजन के साथ पता चल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिएगा आप फील हो जाएगा। कहने स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 है तो सर ये पानी से 5 गुना भारी है, 5 गुना भारी है। 1.2 मतलब 1.2 गुना भारी है पानी से। 0.8 है मतलब पानी को रिस्पेक्ट में देखूँ तो ये नीचे, ये ऊपर होगा, ये ज्यादा भारी है तो नीचे, ये हो गया। तो सर यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन तो सबसे पहले ये दिख रहा है जो क्वेश्चन ही, ये जो दिखा आपको ये क्वेश्चन ही है। और दूसरा क्वेश्चन आपका इसका यूनिट जो बता दें, बताइए यूनिट क्या होगा भाई? यूनिट क्या रहने जा रहा है बताइए? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अरे भाई मेरे ध्यान दीजिए, डेंसिटी है इसका नीचे भी क्या है भाई? नीचे तो ये भी क्या होगा? kg पर मीटर क्यूब। कहने का मतलब ये कट गया सर, यूनिटलेस। क्या हुआ? यूनिटलेस। तो ये आपका क्या हो गया?
यूनिटलेस, बहुत इंपॉर्टेंट। डायमेंशन की बात करूं तो ये तो यूनिटलेस तो हुआ ही, डायमेंशन में अगर लिखूं तो क्या क्या बताइए, हर आपके डायमेंशन में से एक क्वेश्चन आ जाते हैं, बताया मैंने, M0 L0 T0, कुछ है ही नहीं सर, M0 L0 T0, समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको समझ में आ गया। यहीं पे एक टॉपिक आता है आपका रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। चलिए यहीं पे मैं इरेज करके बता देता हूँ। एक होता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, क्वेश्चन में डेंसिटी भी दे दिया जाता है। तो रिलेटिव मतलब नाम में जाइएगा, मैं हरदम बताया हूँ आपको नाम में जानने के लिए। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होगा बताइए, रिलेटिव बताइए, मैं जब तक इरेज कर रहा हूँ बताइए आप। रिलेटिव डेंसिटी मतलब है ना, रिलेटिव करने का मतलब सर इसको आप इसी की जगह क्या कीजिए, रिलेटिव डेंसिटी अगर करते हैं तो भाई रिलेटिव रिस्पेक्ट में करने का मतलब ये रिलेटिव डेंसिटी है ना, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी करने का मतलब सर आप एक वायर लीजिए, एक आप H2O लीजिए, एक आप क्या लीजिए Hg लीजिए, भाई किसी को रिलेट कर दीजिए दो के बीच को, उसी को क्या कहेंगे, रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी 1 का बात करूँ तो सर वायल को H2O से भी कर देंगे, इसका डेंसिटी टू इसका डेंसिटी, ये भी रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा बताइए, ये भी H2O को Hg से कर दे तो वो भी आपका रिलेटिव डेंसिटी होने जा रहा है। R3 अगर बात करूँ सर और कुछ भी है, वायल Hg कर दी, ये भी आपका रिलेटिव डेंसिटी हो जाए। मतलब कोई भी दो को डेंसिटी को रिलेट करना है भाई, ये रिलेटिव डेंसिटी होगा। अच्छा बताइए, तो सब रिलेटिव डेंसिटी आपका क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी रहने जा रहा है क्या? नहीं भाई नहीं, समझ आ रहा है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा तभी होता है जब आपका स्टैंडर्ड से अगर बात करूँ लिक्विड में तो क्या बताया था, H2O से, इससे अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो ये आपका हो तो गया, ये इसको कह सकते हैं हाँ भाई ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है, लेकिन ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं रहा, ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं रहा। क्यों? ये Hg से हो गया, Hg तो वाटर लिक्विड में होता ही नहीं, वाटर होता है, तो ये खत्म, ये आप जा रहा है। इसका मतलब एक टर्म आप लिख सकते हैं, ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी आर रिलेटिव डेंसिटी, बट ऑल रिलेटिव डेंसिटी आर नॉट स्पेसिफिक ग्रेविटी। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया होगा। जैसे ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या? नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला सारा रिलेटिव है। तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया। ये हो गया बेसिक वाले, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर फ्लूइड प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुआ है, एक आपका यहाँ से आता है कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस का कंसेप्ट। ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बताऊँ मैं, अभी तक मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। वहाँ से कंसेप्ट में भी कंसेप्ट और ज़्यादा कंसेप्ट का अगर बात किया जाए तो वहीं से शुरुआत होता है। तो चलिए उसको देखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, फोकस हो जाएगा मेरे टॉपिक पे, ठीक है। चलिए देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। चलिए अब कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से कंसेप्ट शुरू होते हैं, ठीक है। अभी तक तो सबको समझ में आ रहा है। यहाँ से अगर यहाँ से थोड़ा सा भी अगर सच बता रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर आप फोकस नहीं होएगा, चाहे कुछ भी और इधर उधर आपका दिमाग गया तो कुछ नहीं समझ में आ जा रहा कंप्रेसिबिलिटी में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी तगड़े वाले बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी, अगर मैं डिफिनेशन की बात करूँ सर, डिफिनेशन तो बड़ा विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर ऑफ ए गिवन मास इज ए मेजर ऑफ अ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। सर इतना झकास लिखा हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया, मैं बता रहा हूँ ना क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी। मैंने हरदम बताया कि आप नाम पे जाइएगा। बताइए कंप्रेसिबिलिटी नाम में लग रहा है क्या, कुछ कंप्रेशन वाला चीज आ रहा है ना, कुछ कंप्रेशन वाला चीज आ रहा है। तो कहने का मतलब ये एक मास लीजिए आप, ये वाले कोई भी एक मास लिए, इसको मैं प्रेशर लगाएं, ठीक है, प्रेशर लगाएं, इसमें प्रेशर लगाएं, ठीक है। अगर इसका बात करूं, एक और बॉडी लिए उसमें अगर प्रेशर लगाएं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए प्रेशर लगाएं भाई, ये अगर ज़्यादा सिकुड़ गया, मतलब वॉल्यूम का चेंज क्या होगा भाई बताइए, चेंज अगर ये ज़्यादा सिकुड़ गया, कहने का मतलब ये इतना बन गया, इसमें वॉल्यूम चेंज V1 मान लिए, इसमें मान ली सर ये थोड़ा मजबूत है, इसमें आपका वॉल्यूम का चेंज बहुत कम रहा, कहने का मतलब इसमें आपका V2, तो कौन बड़ा है, V2 ग्रेटर देन V1। तो बताइए सर ये ज़्यादा सिकुड़ गया, इसमें प्रेशर मैंने लगाया तो सर ये कम सिकुड़ा, तो कंप्रेसिबिलिटी किसका ज़्यादा हुआ, कंप्रेसिबिलिटी सर हुआ इसका ज़्यादा। क्यों? ज़्यादा कंप्रेस हो गया ना, ज़्यादा कंप्रेस हो गया, उसी को तो क्या कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी भाई। तो कंप्रेसिबिलिटी 1 2 क्या रहने जा रहा है बताइए, कंप्रेसिबिलिटी 2 का बाद 1 का किसका ज़्यादा है, 1 का ज़्यादा है सर 2 से। क्यों भाई, क्यों 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 क्यों? इसलिए क्योंकि सर ये प्रेशर मैंने लगाया, उसमें इसमें देखने को मिला कि सर बहुत ज़्यादा अगर मुड़ गया, एक रुई लेते हैं उसमें प्रेशर लगाया तो पूरा का पूरा सिकुड़ गया, तो वो ज़्यादा कंप्रेसिबल है।
वही अगर एक सर सॉलिड बॉडी ले लेते हैं, कुछ स्टील ले लेते हैं, उसको किया तो सर कुछ बहुत कम चेंज आया, बहुत कम, ये क्या है वॉल्यूम कम चेंज हुआ, तो इसका 1 का ज़्यादा है, 2 का, बड़ा आसान, नाम ही में कंप्रेसिबिलिटी, जो ज़्यादा कंप्रेस हो गया वो क्या हो गया, वो कंप्रेसिबल ज़्यादा है, जो कम कंप्रेसिबल हुआ उसका कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। सर ये लिखा है और ये वेरिएशन डेंसिटी लिख दिए हैं सर, कुछ ये अभी आप ये वॉल्यूम का बात बताएं, डेंसिटी कहाँ से आ गया, डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर में सब समझ में आ गया। तो डेंसिटी कुछ नहीं भाई, कहने का मतलब, अच्छा बताइए, अगर ये डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, तो अगर मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, उसी को लिख दिया उसके कंपेयर में, ठीक है। तो डेंसिटी घटा, अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो जाहिर है कि डेंसिटी में चेंज आएगा, तो इसको डेंसिटी घटा में लिख दिए। तो क्या वेरिएशन हो, अब डेंसिटी या वॉल्यूम कुछ भी बोले, वॉल्यूम का क्या प्रेशर के रिस्पेक्ट में, उसी को क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे। मैथमेटिकली इसको एक और डिफाइन करते हैं, ये तो आप हो गया समझने वाली बात कि मैथमेटिकली हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं कंप्रेसिबिलिटी को, इसको बीटा से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पर न्यू कंसेप्ट आपका आया, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, इसको कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन किया। तो ये सर ये बल्क मॉडुलस का कंसेप्ट क्या आया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बल्क मॉडुलस भी यहाँ पे अच्छा प्ले रोल करता है, ठीक है, अच्छा रोल प्ले करता है यहाँ पर आपका बल्क मॉडुलस। तो ध्यान दीजिएगा बल्क मॉडुलस, ये आपका टर्म सॉम में यूज हुआ होगा। सर आप सॉम कहाँ से ले आए सर, अभी हम एफएम में मेरा दिमाग खराब आ रहा है, कहाँ से आ गया। तो भाई कुछ नहीं, 3 स्टेज वहाँ पर आ जाता है, 3 स्टेज से तो बाद 3 वेरिएशन पर आ जाता है मॉडुलस, हमारा मॉडुलस वेलोसिटी, और एक बल्क मॉडुलस, एक आपका मॉडुलस रिजिडिटी, तो वहीं से बल्क मॉडुलस कंसेप्ट आता है, वो वहाँ पर बताया जाता है। नहीं समझा तो बहुत आसान चीज़ है, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन होता है, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक टर्म में, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक, ये आपका बेसिक डिफिनेशन बल्क मॉडुलस, ध्यान रखना है। मैथमेटिकल बात करूँ तो सर बल्क मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा आपका, बल्क मॉडुलस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बल्क मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का बात करूँ तो सर चेंज इन प्रेशर डीपी आपका, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का बात करूँ सर dV अपॉन V। अच्छा सर ये क्या लिख दिए सर, अरे भाई ये प्रेशर स्ट्रेस हो गया है ना, ये आपका ये क्या हो गया प्रेशर का, ये आपका स्ट्रेस हो गया, और नीचे क्या हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम बटा स्ट्रेन होता है ना, अरे चेंज लेंथ में हुआ तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल, अगर वॉल्यूम में बात करूँ तो चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल। अच्छा बताइए अगर प्रेशर लगाइएगा भाई, ये प्रेशर लगाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, तो घटेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आता है, ठीक है। अरे भाई ये बॉडी है तो प्रेशर लगाइए तो ये क्या थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो वॉल्यूम का चेंज जो आया है प्लस में आया माइनस में आया, माइनस में आया, इसलिए ये इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली, इसको ध्यान रखना है। तो के इक्वल टू क्या dP माइनस dV बटा V। सर फील नहीं आ रहा है सर, कहने का मतलब ये हुआ क्या, मतलब बल्क मॉडुलस से समझ में आ गया स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। अब यहाँ पे समझिए बल्क मॉडुलस ये हुआ, कहने मतलब एक बॉडी है इसमें अगर ये अगर प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, एक बॉडी ये लिए इसमें एक लिए, ये पहला बॉडी है दूसरा बॉडी है, अगर मैं अपने प्रेशर लगाया, इसमें हमने क्या लगाया प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने से आपका इसमें मान लीजिए वॉल्यूम चेंज आपका, मतलब ये चेंज जो आया पहले से अभी की स्थिति में कुछ ज़्यादा चेंज आया, अगर इसमें ज़्यादा आया चेंज, इसमें थोड़ा सा सर कम आया, थोड़ा कम आया, ठीक है, इसमें ज़्यादा V1 V1 ज़्यादा है V2 ज़्यादा है, तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया सर, तो ये बल्क मॉडुलस सर जिसमें चेंज ज़्यादा आ गया, जिसमें कम आया वो ज़्यादा होगा 1 से। अरे भाई सर कुछ नहीं समझ में आया क्या बता रहा है, कहने का मतलब ये मैं बता रहा हूँ जिसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा है ना, बताइए जिसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा है तो वॉल्यूम का चेंज क्या होगा कम होगा, स्ट्रेन क्या होगा कम होगा, कहने का मतलब इसमें चेंज क्या होगा, मान लीजिए इसको लेते इसमें चेंज कम है, इसमें चेंज ज़्यादा है, अगर इसमें चेंज कम है तो उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा ज़्यादा होगा, करने का मतलब इसका आपका बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा, मतलब जो ज़्यादा कड़ा है उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा ज़्यादा होगा, और जो थोड़ा मुलायम है उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा कम होगा, ठीक है। नाम ही में लग रहा है बल्क मॉडुलस, मतलब मजबूत टाइप का, मजबूत है, बल्क मॉडुलस जिसका ज़्यादा है वो बाहुबली है, और जिसका बल्क मॉडुलस कम है वो क्या है आपका पता नहीं, सोच लीजिएगा। तो क्या कहता है, तो वही बता रहा हूँ, मतलब जिसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा वो ज़्यादा मजबूत है। अच्छा बताइए जो ज़्यादा मजबूत है के ज़्यादा है
जिसका के ज़्यादा है वो कंप्रेसिबल कैसा होगा, कंप्रेसिबिलिटी उसका कम होगा। हाँ भाई, अरे भाई कॉमन सेंस वाली बात है, जो ज़्यादा मजबूत है उसको दबाने से वो कंप्रेस क्या होगा, कम होगा। इसलिए तो मैंने कहा है, इसलिए तो मैंने कहा कि ये क्या है, रिसिप्रोकल है आपका बल्क मॉडुलस से। समझ में आ गया? नहीं आया सर? फिर बताइए। कहने का मतलब देखिए भाई, बल्क मॉडुलस जिसका ज़्यादा है तो वो सर ज़्यादा मजबूत है तो वो कंप्रेस क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब जिसका ज़्यादा है वो कंप्रेस कम हो रहा है, मतलब उल्टा चल रहा है सर। इसलिए कंप्रेसिबिलिटी को मैंने कहा क्या, रिसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। समझ में आ गया? आ गया सर, अब अच्छे से समझ में आ गया। मतलब बल्क मॉडुलस में तो ये समझ में आया कि कौन ज़्यादा मजबूत है। कंप्रेसिबिलिटी जरूर सर उसका उल्टा हो जाएगा, जो ज़्यादा मजबूत है उसका वॉल्यूम चेंज कम आएगा, कंप्रेस कम होगा, इसलिए उसका रिसिप्रोकल होगा। तो मेरे हिसाब से बल्क मॉडुलस और क्या कंप्रेसिबिलिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस जो इंटरव्यू में आपको काम आएगा, इंटरव्यू तो आपका है नहीं, फिर भी कहीं भी जनरल टर्म में वो काम आएगा, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाता है कंप्रेसिबिलिटी आपका 2-4 टर्म में देखा जाता है। कहने का मतलब सब गैसेस के कंप्रेसिबिलिटी देखा जाता है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी का हम ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। समझाया था ये थे क्या, के इक्वल टू स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटा, तो समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसको अगर डेंसिटी के टर्म में लिखूं सर, डेंसिटी के टर्म में देखिए कैसे, देखिए मास, ये डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर मैं रिस्पेक्ट करूं, ये मास आपका क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, एक ही चीज़ को आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, लेकिन मास थोड़ी ना चेंज होगा। तो मास आपका कांस्टेंट इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो अगर ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, अगर इसमें डेंसिटी बाहर, इसका आपका चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। वही अगर वॉल्यूम बात करूं तो वही वाला चेंज इन डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको इधर अप्लाइए, डी इंटू डी बी और माइनस भी इंटू डी रो। तो बताइए डी रो अपॉन रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बी अपॉन भी। देखिए मतलब इसको चेंज इन वॉल्यूम को आप डेंसिटी में लिख सकते हैं। तो के को लिख सकते हैं आप, के को आप लिख सकते हैं क्या, डी पी अपॉन डी वी अपॉन भी को क्या लिख, डी रो अपॉन रो। अगर से रो इंटू डी पी अपॉन डी रो, ये आपका हो गया। और अगर मैं बात किया जाए इसके, ये किसके के बाद क्या हो गया आपका, बीटा की बात करूं तो कुछ नहीं होता, उसका उल्टा होता है। तो उल्टा कर दूं मैं, तो उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/रो हो जाएगा इंटू डी रो अपॉन डी पी। इसको मैथमेटिकली ध्यान रखिएगा। क्या क्या मैं बताया, के का एक बताया, इसके टर्म में बीटा भी लिख लीजिएगा 1/के। समझ में आ रहा है ना? हाँ 1/के। और क्या, के का इसका वॉल्यूम का टर्म में, डेंसिटी का टर्म, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या ये बीटा को डेल रो अपॉन डेल पी। ठीक है, चलिए डेल रो अपॉन डेल पी का मैं बात करूं, अगर डेल रो अपॉन डेल पी कंप्रेसिबिलिटी में क्या आ रहा है, डेल रो अपॉन डेल पी है ना, डेल रो अपॉन डेल पी ये आपका 0 होगा कभी कभी, डेल रो अपॉन डेल पी अगर 0 नहीं हुआ। ठीक है, तो बताइए अगर ये 0 हो गया तो बीटा भी 0, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, है ही नहीं। तो कंप्रेसिबिलिटी जब ये 0 तो ये भी आपका क्या हो गया 0, कंप्रेसिबिलिटी है ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल। उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल, है ना। ऐसे भी शायद बेसिक से देखो ना भाई मेरे, कहने का मतलब सर डेंसिटी का चेंज देख रहे हैं, डेंसिटी मतलब वॉल्यूम का चेंज देख रहे हैं। वॉल्यूम का चेंज अगर 0 है, मतलब वॉल्यूम का चेंज आपका हुआ ही नहीं, आपका कंप्रेसिबल होगा क्या, नहीं होगा, तो इनकम्प्रेसिबल। वही इसका बात करूं तो सर ये डेंसिटी का चेंज मतलब वॉल्यूम का चेंज अगर हो रहा है तो सर कंप्रेसिबल होगा, कंप्रेसिबल होगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो भाई ये लिक्विड में देखा जाता है कि लिक्विड का मैं बात करता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिक्विड में देखा जाता है कि आपका एक एटीएम पर देखा मैं तो डेंसिटी मेरा मिलता है 988 998 kg पर मीटर क्यूब। वही मैं अगर 100 एटीएम लगाता हूँ तो कुछ खास डेंसिटी में अंतर नहीं दिखता, मतलब 1000 कुछ 1003 1004 ऐसा ही कुछ 1003 मान लेता हूँ kg पर मीटर क्यूब, इस टाइप का डेंसिटी देखने को मिलता है। मतलब कुछ इतना से 100 एटीएम कर दिए, प्रेशर कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, और डेंसिटी सर 1000 के अप्रॉक्सी रह गया, मतलब बहुत कम डेंसिटी का चेंज है ना, नेग्लिजिबल चेंज है, नेग्लिजिबल चेंज है। इसलिए लिक्विड को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जनरली लिखिए, ये क्वेश्चन आता है, जनरली लिक्विड इज कंसीडर्ड एज, लिक्विड इज कंसीडर्ड एज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। अभी गैस का मैं बात नहीं किया हूँ, किसका बात किया हूँ,
लिक्विड का। समझ में आया? अरे भाई समझ में आ जाना चाहिए, है ना। ये आप एटीएम से 100 एटीएम करने पर डेंसिटी का चेंज बहुत कम है, इसलिए मैं जनरली लगाया हूँ, ठीक है, कंफर्म नहीं, जनरली देखा जाता है कि बहुत कम डेंसिटी चेंज है, इसलिए इसको क्या इनकम्प्रेसिबल माना जाता है। मतलब लिक्विड में आप ये अगर फ्लो कर रहा है उसको क्या कंसीडर किया जाता है, इनकम्प्रेसिबल किया जाता है, बहुत कम चेंज होता है इसमें वॉल्यूम का, डेंसिटी का। तो ये आपका हो गया लिक्विड का। अभी मैंने बताया क्या, लिक्विड को जनरली इनकम्प्रेसिबल माना जाता है, लेकिन गैसेज का क्या है सर? तो गैसेज का कुछ नहीं, गैसेज अधिकतर कंप्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल तभी होता है मैक नंबर लेस देन इक्वल टू 0.3 होता है। सर ये मैक नंबर क्या आ गया, तो मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, छोटा सा टर्म है, उस समय आ जाएगा जब मैं मॉडल एनालिसिस और डायमेंशन एनालिसिस डिस्कस करूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन लेना नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बता दिया कि वहाँ छूटे ना क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। समझ में आया? लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल हरदम टाइम, जनरली मतलब सब जगह, और तभी होगा लेस देन 0.3 होगा। सर मैक नंबर क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी कंप्रेसिविटी खत्म नहीं हुआ, अभी 2 गैसेस में स्टडी करना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए कंप्रेसिविटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। तो चलिए अभी कंप्रेसिविटी खत्म नहीं हुआ है, आपका 2 टॉपिक और है इसमें, एक एडियाबेटिक में एनालिसिस करना है, एक आपका आइसोथर्मल एनालिसिस करना है, ठीक है। तो सिविल वाला टेंशन नहीं लेना, ये नहीं सोचना कि सर क्या बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो आइसोथर्मल वाले में देखते हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ है कहने मतलब गैसेस तो पता है, आइडियल गैस की इक्वेशन PV इक्वल टू MRT, हाँ सर ये तो सर 12th से पढ़ते आ रहे हैं। तो सर P इक्वल टू डेंसिटी के टर्म में पता होगा, मास बटा वॉल्यूम इंटू R इंटू टी, तो P इक्वल टू रो इंटू R इंटू टी, हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो और ये तो हो गया ये अलग अलग पार्ट। अब ये आइसोथर्मल, यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो सर आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है भाई, कांस्टेंट, टेम्परेचर मेरा क्या रहने जा रहा है, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहने जा रहा है, तो सर P इक्वल टू रो इंटू R इंटू टी। तो बताइए ये R टी कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो P बटा R इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। R भाई गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P बाई रो इक्वल टू कांस्टेंट। सर इसको अगर ऊपर ले जाऊं तो P इंटू रो के पावर -1 इक्वल टू क्या रहने जा रहा है, कांस्टेंट। तो सर डिफ्रेंशिएट कर दूं आपका दोनों तरफ, बोथ साइड, है ना, बोथ साइड। तो करता हूं मैं, तो सर U इंटू भी, एक बार रो के पावर -1 बाहर, P का dP, अभी इसका करता हूं तो बताइए P बाहर, सर रो का कितना हो जाएगा, प्लस रो का कितना हो जाएगा सर, रो का हो जाएगा सर -1 इंटू रो के पावर -1 इंटू -1 इंटू डी रो, और कांस्टेंट का क्या होगा डिफरेंशिएशन 0। तो रो के पावर -1 अगर बाहर लेता हूँ तो बताइए क्या हो जाएगा, इधर dP, इधर तो माइनस हो गया सर, ये P हो गया, एक रो बाहर लेनी तो एक रो के पावर -1 बच गया सर, इंटू डी रो हो गया इक्वल टू 0। अगर मैं उधर के ले जाता हूँ तो dP इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, इधर P बटा रो इंटू डी रो, है ना। अगर इधर बात करता हूँ तो dP इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, dP इक्वल टू सर, हाँ क्या बताइए डी रो अपॉन रो को पूरा इधर कर देता हूँ, इधर क्या बचता है P। तो कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या, अरे भाई कुछ दिख रहा है क्या, हाँ सर दिखा, तो ये यही तो K था, यही तो आपका क्या था, K था। तो सर ये K, ये आइसोथर्मल इसलिए आईएसओ लगा देते हैं, आइसो वो नहीं, हाँ आइसोथर्मल इसलिए आइसो इक्वल टू P। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट में देखने को मिला है, स्टार लगाइए इसको, K आइसोथर्मल, बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल आपका क्या, प्रेशर के बराबर, इनिशियल प्रेशर जो शुरू में लगाए थे उसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका किस में पढ़े, हम आइसोथर्मल में पढ़े, उसी टाइप का हम किस में देखेंगे, इस किस में देखेंगे, एक प्रोसेस को एडियाबेटिक से, वहां से भी कुछ, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रोसेस, देखते हैं कौन सा, एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। आइसोथर्मल में देखें कितना के बराबर आया था, K आइसोथर्मल P के बराबर। अब किसका बात कर रहा हूँ, एडियाबेटिक, ध्यान दीजिएगा। तो सर ये सब क्या, आप सर मैकेनिकल वाले पार्ट में आप घुस गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखना है। एडियाबेटिक में अगर सिविल वाले हैं तो ये ध्यान देखिए, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। गामा इक्वल टू क्या होता है सर, गामा इक्वल टू CP अपॉन CB होता है, सिंपल, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे आपका और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, ये होता है। तो PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो आपको ध्यान देना है सर। अब यहाँ पर ज़्यादातर हम डेंसिटी के टर्म में चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करें इसको, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी, इधर क्या गामा इक्वल टू आपका कांस्टेंट रहने जा रहा है। बताइए मास तो कांस्टेंट होगा,
तो P इंटू सर रो के पावर माइनस गामा इक्वल टू आपका कांस्टेंट रहने जा रहा है। डिफरेंशिएट करूँ डिफरेंशिएट? हाँ सर कीजिए, कोई क्या दिक्कत वाली बात है। तो सर वही वाली बात है, ये गामा बाहर कीजिए सर, और P का dP कीजिए, और फिर सर अब क्या कीजिए, एक और P बाहर कीजिए, और फिर रो का कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा सर? कुछ नहीं, माइनस गामा बाहर, ये कांस्टेंट है सर, और रो के पावर माइनस गामा माइनस 1 हो जाएगा सर, और इंटू फिर क्या हो जाएगा, डी रो हो जाएगा। इधर कांस्टेंट है तो क्या जीरो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, u इंटू भी भाई मेरे, u इंटू भी, ये बाहर इसका डिफ्रेंसिएशन, फिर क्या ये बाहर इसका डिफ्रेंसिएशन, है ना, x पावर 3 का जैसा होता है उस टाइप का। तो इसमें क्या आप बाहर कॉमन लेंगे, ये कॉमन ले आएगा सर, ये कॉमन आएगा तो सर यहाँ dp बचा। अच्छा बताइए, ये वाले एक पार्ट कॉमन आ गया, डी रो कॉमन आ गया, तो बताइए यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा p इंटू गामा, एक वाला बाहर आ गया तो रो के पावर -1 सर बचा, इंटू डी रो बचा इक्वल टू 0। ये वाला टर्म उधर जाके 0, तो डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? तो सर ये गया तो p इंटू गामा बटा रो, है ना, इंटू डी रो, ये सर बचा। तो सर अगर मैं इसको इधर करूँ डी पी इक्वल टू डी रो अपन रो, तो क्या मिलने जा रहा है, गामा इंटू पी। सर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बताइए ये क्या है? यही फिर बता रहा हूँ, ये क्या है? ये तो सर के है, बल्क मॉडुलस है सर, यही तो बताया था डेंसिटी के टर्म में, नहीं? हाँ भाई, तो क्या हो गया, तो के अगर बात करूँ, ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक, के एडियाबेटिक का बात करूँ तो ये होता है गामा इंटू पी, के एडियाबेटिक इक्वल टू गामा इंटू पी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, खूब क्वेश्चन पूछे हैं इससे, ठीक है, ये हो गया। अगर गामा क्या है यहाँ पे, सी पी बटा सी बी, ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, पहला चीज। अगर बीटा पूछ दे तो, बीटा एडियाबेटिक पूछ दे तो कुछ नहीं सर, रिसिप्रोकल 1 बटा इंटू गामा इंटू पी, के निकाल दिए तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। वही अगर के आइसो का बात करूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, के आइसो इक्वल टू कितना था, पी था सर। अगर बीटा आइसो का बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा सर, 1 बटा पी हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ जाना चाहिए ये आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक चीज आओ कहने का मतलब ये, के सर अगर एडिया करते हैं डिवाइड बाई के अगर क्या करते हैं भाई, आइसो करते हैं, तो ये बताइए क्या था, गामा इंटू पी, ये क्या था पी, तो क्या हो गया, के एडिया इक्वल टू गामा इंटू के आइसो, ठीक है, के आइसो। तो बताइए गामा का हमेशा बताओ वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1, तो के किसका ज़्यादा होगा, तो के सर ये क्वेश्चन आया हुआ है, के एडिया इक्वल टू ग्रेटर देन के आइसोथर्मल, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहने जा रहा है। तो यहाँ पर आपका कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस का इंटायर जो टॉपिक सिलेबस कंटेंट जो भी होता है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया, ठीक है। तो कोई भी इशू रहने जा रहा है क्या, कोई भी इशू आपका नहीं रहने जा रहा है। तो मैंने अब तक मैं फ्लूइड प्रॉपर्टी कंप्लीट किया। फ्लूइड प्रॉपर्टी बताइए, एक बार क्विक रिवीजन में चलते हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया, डेंसिटी, उसके बाद क्या वेट डेंसिटी, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी, उसके बाद मैंने सर कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। कंप्रेसिबिलिटी मैंने डिफाइन किया, बल्क मॉडुलस को मैंने अच्छे से डिफाइन किया, और इसमें 2 मेथड से पढ़ा, एक आइसोथर्मल से पढ़ा सर, एक एडियाबेटिक से पढ़ा। ये आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो होता है वो मैंने अच्छे से कवर किया। यहाँ पर कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन नीचे आपका खुला हुआ है, कुछ भी पूछे हैं 24/7 आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक आपको सेशन कैसा लगा, मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद, बाय।